नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बता दें, कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के 36 वादों को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भूपेश सरकार से पूछा है कि कितने वादे पूरे हुए हैं, कितने अधूरे हैं। कांग्रेस के अंदर कलह चल रही है। यह घोषणा पत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है। कांग्रेस प्रवक्ताओं का कहना है कि 36 वादे में से 34 वादे पूरे हुए हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का कुछ अलग ही कहना है। भूपेश सरकार जनता को बताए कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र के कितने वादे पूरे किए। कांग्रेस की जो नियमित प्रेस होती है उसके कुछ और कहने हैं और मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कुछ और कहते हैं। तो ये जो कांग्रेस के अंदर में अंतर्द्वंद चल रहा है, ये घोषणा पत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि घोषणा पत्र की वस्तु स्थिति क्या है और कितने वादे आपने पूरे किए। आपने अगर वादे किए हैं तो उसको बताना पड़ेगा और उसको पूरा करना पड़ेगा। आप लोग के घोषणा पत्र को लेकर आज सवाल उठाया गया। घोषणा पत्र के 281 छोटे बिंदु हैं और 36 बड़े लक्ष्य हैं। आखिरी विश्लेषण जो मैंने किया था उसमें 12 पूर्ण लागू हो गए हैं पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से। 12 आंशिक रूप से लागू हो चुके हैं और 12 पे काम करना बाकी है, जिसमें आप शराबबंदी को एक कह सकते हैं जो 12 नहीं हुए हैं। इन 12 जो नहीं लागू हुए हैं उसमें से भी कुछ अंश लागू हुआ है, उसको भी मैंने पूरे में नहीं रखा है। और जो आंशिक रूप से लागू किए गए हैं आधे से ज़्यादा उसमें काम उसमें हो गया है, कुछ काम बाकी है और 12 पूरी तरह से लागू हुए हैं। तो ये कहना कि घोषणा पत्र के किसी बिंदु पे काम ही नहीं हुआ है, सरकार ने लागू ही नहीं किया है, ये गैर जिम्मेदाराना विरोध है। आपको ये कहना चाहिए कि ये आपने कहा था, ये नहीं किया, ये कुछ भी नहीं किया। देश में कांग्रेस की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मोदी जी विदेश में जाके कहते हैं कि हाँ तो भारत में कुछ था ही नहीं, 9 साल हुए हैं कि भारत का जन्म हुआ है। ये सब बातें हैं। बेरोजगारी भत्ता को लेकर आज सवाल उठाया गया। जी, बेरोजगारी भत्ता ये उस मुद्दे में है जो मैंने कहा कि अभी अधूरा हुआ है। घोषणा पत्र में 10 लाख लिखा है, हम 1 लाख के आसपास अभी दे पाए हैं और उसमें कोई सीमा नहीं लगाई, इतने ही दिए जाएंगे। तो जैसे जैसे लोगों के एप्लीकेशन आ रहे हैं उनको दिया जा रहा है, कोई लिमिट उसमें नहीं लगाया गया। तो बेरोजगारी भत्ते को लेके जो कहा जा रहा है कि इतने अनएम्प्लॉयड हैं, वो बात इस नाते गलत है कि पंजीयन कार्यालय में जो सरकारी नौकरी चाहते हैं उनका पंजीयन करवाया जाता है, ना कि बेरोजगारों का। आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं, आप लेकिन रोजगार से तो जुड़ी हुई हैं। आपको जिस संस्था में आप काम करती हैं आपको वेतन मिल रहा है, आप रोजगार में हैं। लेकिन अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम लिखाते हैं, तो दो चीज़ एकदम अलग है। सब शराबबंदी इस चुनाव के पहले शराबबंदी तो सीएम साहब भी बोल चुके हैं, ये कोई संभावना नहीं दिख रही। अब 4 महीने में चुनाव होना है तो 2.5 महीने में क्या मुमकिन है? घोषणा पत्र की बातें पूरा होना नहीं, वो तो जितना हो सकेगा वो कुछ दिखेंगे। अभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जो पहल करनी घोषणा पत्र में लिखा था, उसको भी मैं मान रहा हूँ कि उन बातों में है जो कि नहीं हुई हैं। 10% हुआ होगा, 5% हुआ होगा कि शिक्षा कर्मियों को आपने नियमितीकरण उनका कर लिया, लेकिन एक बड़ा वर्ग अभी बचा हुआ है, उस पर सरकार काम कर रही है। कुछ दिनों में पता चल जाएगा उसमें क्या क्या पहल, गंभीरता से पहल हो रही है। तौर पे कहा है कि अभी आधे से ज़्यादा पूरे हो चुके हैं, जो बचा है उस पर अभी सरकार के पास समय है। उस पर भी पिंटू जवान के साथ मैं चित्रा पटेल, इंडिया वाइस, रायपुर। गुरुवार को नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम विभागों की समीक्षा बैठक लेने बिलासपुर आए थे। इस दौरान पत्रकार वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री राजनीतिक दंगे करते हैं। गुजरात में भी दंगे से राजनीति शुरू किए, अब लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं तो मणिपुर में भी दंगे चल रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष 3 बार बदल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में विपक्ष पूरी तरीके से फेल है। प्रदेश में भाजपा की केवल 14 सीट है और हमारी सरकार सब गंभीर मामले निपटा रही है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। देश के
हर नागरिकों की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। देश का संविधान देश के हर नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। हम अपनी आराधना, पूजा आराधना से लेकर हम अपने हर काम कर सके, मगर वहाँ जिस ढंग से हो रहा है, जिस ढंग से गुजरात को जला के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे थे, मणिपुर में भी जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसी ढंग से बच्ची के साथ रेप हुआ है। ऐसी घटनाएं घटी है। मुझे भी मीडिया के माध्यम से पता चला है। वहाँ के तत्काल कार्यवाही की जिला शिक्षा अधिकारी ने, और तत्काल उस अधीक्षक को कार्यवाही की और जांच चल रही है। अगर दोषी पाया जाएगा तो जरूर कार्यवाही होगी। और बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सत्यानंद राठिया ने जिला भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता रखी। यहां उन्होंने प्रेस के सामने केंद्र सरकार के एक निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए 12 जनजाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कर उन्हें उनके संवैधानिक अधिकार वो लाभ प्रदान करने के लिए कानून बनाने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि आजादी के बाद से महज लिपिकीय त्रुटि के कारण पिछले 70 वर्ष से अपने संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण के लाभ से वंचित 12 जनजाति समुदाय के लोग अब अपना स्वर्णिम भविष्य गढ़ पाएंगे। सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। कांग्रेस की 50-52 साल तक सरकार रही देश में, उन्होंने जनजाति मंत्रालय का भी देश में गठन नहीं किया। ये धन्यवाद है। आज भी हम नमन करते हैं कि श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जनजाति समाज के लिए उनके हित का चिंतन करते हुए देश में उन्होंने मंत्रालय का गठन किए। और कोई भी प्रारूप जो है पहले जांच पड़ताल आयोग के माध्यम से, मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार तक प्रतिवेदन जाता है। आज मंत्रालय और नगर निगम के द्वारा शहरी गौठान में गोबर पेंट का उत्पादन हो रहा है। बता दें कि गोबर पेंट शासकीय भवनों में रंग रोगन के लिए उपयोग होना शुरू हो गया है। निगम प्रशासन ने गोबर पेंट को शासकीय एसओआर में शामिल कर दिया गया है। जनपद के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय भवनों में गोबर पेंट का उपयोग किया जाएगा। निगम प्रशासन गोबर पेंट का उत्पादन प्रतिदिन 1700 लीटर कर रही है। गोबर पेंट की कीमत 235 रुपए लीटर रखा गया है, जबकि सामान्य पेंट की कीमत गोबर पेंट की कीमत से दोगुनी है। निगम प्रशासन भविष्य में बाजारों में इस पेंट की सप्लाई की योजना बना रही है। गोबर पेंट सस्ता होने से लोगों को अपने घरों के रंग रोगन के लिए बड़ी राहत मिल सकती है। और छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के ग्राम बीर तराई में संचालित मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले करीब दर्जन भर बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, जहां स्कूल में मध्याह्न भोजन के लिए करील की सब्जी पकाई गई थी, जिसमें खाते हुए कुछ बच्चे उल्टी करने लगे। आपको बता दें कि माध्यमिक स्कूल में दोपहर के भोजन के दौरान करील की सब्जी बनाई गई थी, जिसका सेवन करने के बाद एक बच्चों ने उल्टियां शुरू कर दी करनी। और बता दें कि मामले की जानकारी शिक्षा विभाग को दे दी गई है और बच्चों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां से एम्बुलेंस के माध्यम से 7 बच्चों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एडमिट कराया गया है इलाज के लिए। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है। तो बता दें कि जैसे बच्चों ने मिड डे मील का खाना खाया था, वैसे ही बच्चों की हालत खराब होना शुरू हो गई थी। यहाँ पे तकरीबन सभी बच्चे उल्टियाँ करने लगे थे। करील की सब्जी बताई जा रही है कि बनी थी खाने में, और ऐसे में जैसे ही बच्चों ने लंच किया, उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी। कहा जा रहा है कि सभी बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। और ऐसे में सवाल उठ रहा है स्कूल प्रशासन पे कि आखिर खाने में क्या साफ सफाई रखी नहीं जा रही थी? ऐसी कौन सी सब्जी थी जो कि लापरवाही के साथ बनाई गई है? धीरे धीरे करके सारे बच्चों की तबीयत खराब होना शुरू हो गए और अध्यापक जल्दी जल्दी बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने शुरू कर दिए थे, उनको एडमिट कराया। फिलहाल अभी की बात की जाए तो स्थिति सामान्य है, सभी बच्चों की हालत में सुधार देखने को मिल रहा है। इसकी जानकारी उच्च शिक्षा अधिकारी को पहुंचा दी गई है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि कितनी लापरवाही से खाना बन रहा था, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। बच्चे बुरी तरीके से बता दें कि परेशान है और ऐसे में उल्टियां लगातार जैसे ही खाना खा रहे थे वो उसके बाद होनी शुरू हो गई थी। एकाएक करके सारे बच्चे की स्थिति यही नजर आ रही है। अब दर्जन भर से ज्यादा ऐसे बच्चे बताए जा रहे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनका इलाज अभी भी चल रहा है।
काफी ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत सामान्य है इस वक्त और उच्च शिक्षा अधिकारी को इसकी सूचना दे दी गई है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि खाने में ऐसा क्या मिला था कि फूड पॉइजनिंग का शिकार तमाम बच्चे हो गए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुहेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुहेल, कब की ये घटना बताई जा रही है, कितने बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं? ये मामला एक्चुअली में कल का है और इस मामले में ये कम से कम 13 बच्चे हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनमें से एक बच्चे की हालत खराब है जिसको मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया है। स्वीटी, एक्चुअली में ये जो मामला है ये बिलटर्री करतला ब्लॉक है कोरबा का, एक वहाँ के स्कूल का है। वहाँ के मीनू में करिल एक्चुअली में छत्तीसगढ़ में बांस की एक कोपल होती है, जो बांस नीचे से निकलता है, उसको करिल कहा जाता है। उसको कुछ जहरीले होते हैं, कुछ ठीक होते हैं। तो वो करिल को पैसा बचाने के चक्कर में या सब्जी का पैसा बचाने के चक्कर में इन लोगों ने बच्चों को करिल की सब्जी बना के खिला दिया, जिससे फूड पॉइजनिंग हो गई स्वीटी। और इसकी वजह से एक छात्रा ने उल्टी किया, फिर दूसरी ने उल्टी किया, फिर उल्टियां शुरू होने लगी। प्रशासन एकदम अलर्ट हो गया, तो सूचना दी गई, एम्बुलेंस लाई गई, बच्चों को भर्ती किया गया। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्वीटी, उस टाइम भी कम से कम 8 छात्रों की हालत खराब है, लेकिन एक की बहुत ज्यादा खराब है। जी स्वीटी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए सुहेल। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के 36 वादों को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भूपेश सरकार से पूछा कि कितने वादे पूरे हुए हैं, कितने अधूरे हैं। कांग्रेस के अंदर कला चल रही है, घोषणा पत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है। कांग्रेस प्रवक्ताओं का कहना है कि 36 वादे में से 24 वादे पूरे कर लिए गए हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव कुछ अलग ही कह रहे हैं। भूपेश सरकार जनता को बताए कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र के कितने वादे पूरे कर लिए हैं। तो बता दें कि लगातार बीजेपी निशाना साध रही है और बीजेपी पूछ रही है कि आपने जो वादे किए थे शुरू में, उन वादों का क्या हुआ, कितने वादे आपने पूरे कर लिए, क्योंकि आपके तमाम मंत्री और टीएस सिंहदेव अलग अलग बयान दे रहे हैं कि 36 वादों में से कोई कह रहा है कि 34 वादे पूरे कर लिए हैं। टीएस सिंहदेव यानी कि डिप्टी सीएम की बात की जाए तो वो अलग ही सुरगार हैं और ऐसे में आप जनता से स्पष्ट कीजिए, उनके सामने जानकारी दीजिए कि कितने वादे आपने पूरे कर लिए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चित्रा पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी है। चित्रा, अगर बात की जाए तो सवाल तो लाजमी है कि आपने कितने वादे पूरे कर लिए हैं, इसकी लिस्ट दीजिए, तभी तो जनता आप पे विश्वास करेगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में जन घोषणा पत्र को, कांग्रेस के जन घोषणा पत्र को लेकर जो है सियासत तेज हुई है और विपक्ष का आरोप है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का कहना है कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे, कितने वादे पूरे किए। वहीं उन्होंने अंतर्द्वंद का आरोप लगाया है। तो कल कांग्रेस प्रवक्ताओं का दावा किया है कि कांग्रेस के 36 जन घोषणा पत्र में से 34 वादे पूरे हुए हैं। वहीं कुछ दिन पहले हमने विधानसभा सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से इस जन घोषणा पत्र को लेकर हमने उनसे खास मुलाकात की थी, खास बातचीत की थी। उसमें उन्होंने कहा 12 का फार्मूला बताया। उन्होंने 12 पूरे हुए हैं, 12 में किनारे चला और 12 में से कुछ पूरे हुए हैं, उन्होंने कहा था। और अब जो है जन घोषणा पत्र को लेकर जो है विपक्ष सत्ता पर आरोप लगा रही है पूरा नहीं करने को लेकर। आज सुशील आनंद शुक्ला ने भी कहा है कि हमारे सरकार में आने से पहले हमने 36 जन घोषणा वादे बनाए थे, उसमें से करीबन 34 वादे पूरे हो गए हैं और 35 जो है वो शराबबंदी का वादा है, जो अभी उसमें कमेटी बनी हुई है, उस पर भी चल रहा है। और राज्य सरकार ने कठोर निर्णय लेते हुए 100 शराब दुकान जो है बंद किए हैं। जी सोची, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चित्रा तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कई वादे जो है वो पूरे हो चुके हैं, कई वादे अभी अधूरे हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस के सामने। खबरों में आगे बढ़ेगी। भिलाई में चरित्र संदेह पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, जहां लोटे से मारकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। आपको बता दें कि हत्या के बाद पति ने थाने में जाकर खुद को सरेंडर कर दिया। मामला जामुल थाना क्षेत्र के भागवत नगर का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है।
और कारगिल दिवस को दिल में संजोए रखे पूर्व सैनिक परिषद धर्मतरी में वीर गति स्मृति को याद कर वीरों को श्रद्धांजलि अर्पण किया और वीरों की शहादत को याद किया। कारगिल युद्ध को आज कई बरस बीत गए हैं। कई जवान वीर गति को प्राप्त हुए और देश का परचम लहराया। इस युद्ध में पूर्व सैनिक परिषद धर्मतरी के भी कई जवान युद्ध में शामिल रहे और कारगिल दिवस के दिन उस पल को याद करके पूर्व सैनिक की आंखें नम हो गई। कारगिल का जो माहौल था सर, पूरा हिल स्टेशन था और पहले से लोकेशन छोड़ने के बोल दिया था, तो फिर हाइट पोस्ट पे वो लोग गन अपना तोप और बंकर बना रखे थे, तो उस जगह को कैप्चर करने में बहुत दिक्कत था। ऊपर से वो पत्थर फेंक के मारे तो हमारे को कैजुअलिटी था, वो दूर से देख लेते थे, तो वहाँ पर बिल्कुल छुपना था और रात में ही सफर तय करना था वहाँ पर। तो ऐसे करके पोजीशन करके हम लोग जो है आगे बढ़ते गए धीरे धीरे। रीइंफोर्समेंट आने के बाद कवर फायरिंग दिया, फिर आगे बढ़ते गए, तो उसमें हमारे कैजुअलिटी हुआ 13 जैकलाई के 13 जैकलाई, घातक, ग्रेनेडियर, अलग अलग रेजिमेंट के उसमें कुछ बदले थे, उसका घातक टीम वहाँ पर आगे बढ़ते। आज 24वां कारगिल विजय दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। हमारे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला धमतरी के द्वारा यह 6वां वर्ष कारगिल विजय दिवस का आयोजन इस कारगिल उद्यान धमतरी में किया गया है। प्रत्येक वर्ष हम पूर्व सैनिक, जिनमें बहुत सारे कारगिल के योद्धा हमारे बीच में हैं, उन योद्धाओं के द्वारा एवं पूर्व सैनिकों के द्वारा कारगिल विजय दिवस का आयोजन करते हैं। इस कारगिल विजय दिवस आयोजन के पीछे हमारे शहीद साथी जो जिसके साथ रहकर हम लोगों ने कारगिल के युद्ध लड़े, ऐसे शहीद साथियों के शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 जुलाई के दिन कारगिल विजय दिवस का आयोजन कर। और 22 जुलाई को आदिवासी छात्र की मलेरिया से मौत के बाद पूर्व मंत्री महेश गागड़ ने पैटा केबिन का दौरा किया और विभागीय लापरवाही से छात्र की मौत होने का आरोप लगाया। बता दें कि जिले के चिन्नाकोडे पाल में संचालित पैटा केबिन में सोमवार को मलेरिया से 6वीं कक्षा के छात्र बबलू पुनेम, जो कि 12 साल की उसकी उम्र थी, उसकी मौत हो गई, जिसके बाद छत्तीसगढ़ शासन ने पूर्व मंत्री महेश गागड़ा पैटा केबिन का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान भारी अव्यवस्था देखने को मिली। इतना ही नहीं, परिसर में गंदगी, साफ सफाई के साथ शयन कक्ष में मच्छरदानी का अभाव भी देखने को मिला। गागड़ा ने संबंधित विभाग और पैटा केबिन के अधीक्षक पर ध्यान न देने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। गागड़ा ने बताया कि तबियत बिगड़ने के बाद छात्र रात्रि से अधीक्षक को उठाने का प्रयास किया था, परंतु अधीक्षक ने नजरअंदाज किया। अगले दिन जब बीमार ज्यादा हो गया छात्र तो आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया। छात्र को परिजनों को फिर सौंप दिया गया। विभागीय लापरवाही बरतने के चलते छात्र की मौत हो गई। जिला प्रशासन संबंधित पर आवश्यक कार्रवाई कर ऐसी मांग करता है। मलेरिया के बाद इसका मृत्यु हुआ है, उसके बाद हम लोग कोड़ेपाल पैटा केबिन देखने आए थे, यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए, और देखने के लगातार जिस तरह से मौसम बरसात आने के बाद मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है और छात्रावास साथ साथ ग्रामीण भी इसमें प्रभावित हो रहे हैं। और जिस तरह से मुझे लगता है कि प्रशासन की इसमें थोड़ी सी गैर जिम्मेदाराना हुआ है। अधीक्षक जब छात्रावास में ले जाके उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए, पालक हॉस्पिटल तक ले जाते हैं, तो डॉक्टर को भी थोड़ा चाहिए था कि अधीक्षक की जानकारी में और प्रशासन को इसमें भी गैर जिम्मेदार व्यवहार किया गया है। और इस पर मुझे लगता है प्रशासन ही मुझे लगता है असफलता है। और लगातार जिस तरह से फिर जिले में मृत्यु तालना, पिनकोंडा भी हम कल संपर्क किए, बहुत जगह पे मलेरिया के इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। वहाँ पे अधीक्षकों को कहा जा रहा है कि आप एक इंजेक्शन हम दे रहे हैं, बाकी इंजेक्शन आपको खुद लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिसिन की सप्लाई भी प्रॉपर नहीं। बच्चा का मौत है शनिवार को, उसको बच्चा को बीमार हुआ है। बीमार होने के बाद वो बच्चा रात के जाके गुरुजी के रूम में वो दरवाज़ा को मार के देखा, उठेगा सर करके, मतलब वहाँ सर नहीं उठा। नहीं उठने के कारण फिर अपने बिस्तर में जाके लेटा लड़का। फिर उस रात को फिर रोके वहीं हॉस्टल में। रोकने के बाद फिर सोमवार के फिर बीजापुर लाए। बीजापुर ला के वहाँ भर्ती किए। भर्ती करने के बाद वो एक गुरुजी को अधीक्षक रखा है। रखने के बाद वो गुरुजी वहाँ बच्चे के पास गया ही नहीं, ना पूछा नहीं, ना कुछ किया ही नहीं। और 17 के वहाँ एडमिट किए, 18 के वहाँ से फिर
घर वापस भेज दिए। खबर जसपुर से है, जहां भाजपा के पूर्व सांसद रणविजय प्रताप सिंह जूदेव के वाहन पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा पथराव करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पूर्व सांसद रणविजय प्रताप सिंह ने जशपुर कोतवाली में की। वहीं जशपुर पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि पूर्व सांसद अपने पूरे परिवार और सुरक्षा गार्ड के साथ ओडिशा के राउरकेला के वापस जशपुर आ रहे थे, जिस दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने पूर्व सांसद के ऊपर पथराव कर दिया। गनीमत ये रही कि इस घटना में पूर्व सांसद की किसी भी परिवार के सदस्यों को कोई चोट नहीं आई है। साथ ही पूर्व सांसद रणविजय प्रताप ने इस पूरे मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई। वहीं पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। रात को बाहर से मैं आ रहा था, लगभग रात को 11:30 बजे का समय होगा, और बाला छापर मोड़ के आसपास जशपुर में एकदम से मेरी गाड़ी पे मैंने देखा मेरी गाड़ी का शीशा टूटा, और ऐसा लगा कि कुछ चीज आकर मेरी गाड़ी से रात को टकराई। हम लोगों ने फिर वहां पर चंद सेकंड के लिए गाड़ी रोका भी और देखा भी कोई किसने ये हरकत की है और कैसे, मतलब कांच को, शीशे को क्या हुआ। पर ये बड़ा दुखद विषय है कि एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आमजन के साथ भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।